देखो, जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, इंटरेस्ट पेमेंट दिया हुआ है एज पर गवर्नमेंट बजट 140। तो अब देखो ऐसे समझो कि इंटरेस्ट के कारण फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है, प्राइमरी डेफिसिट कम होता है, और इंटरेस्ट और ऐड कर दो तो फिजिकल डेफिसिट आता है। प्राइमरी डेफिसिट कम होता है और उसमें डेफिसिट बढ़ जाता है अगर हम क्या उसमें और कर दें। हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट ऐड करने तो है ना। चलो देखो, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 140, टोटल बोरिंग कितनी है 270। अब टोटल बोरिंग आपकी फिजिकल डेफिसिट होती है। ये याद रहना चाहिए, ये जो जिस बेस पे मैं निकाल रहा हूं ना, ये याद रहना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, टोटल बोरिंग, और प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल से कम होता है, उसमें जोड़ दो, है ना। तो 270 और 140 जुड़ जाएंगे। सॉरी, क्या दिया हुआ है तुमको, फिजिकल माइनस इंटरेस्ट होता है ना, क्या दिया है 140, क्या है इंटरेस्ट पेमेंट दिया है ना। हाँ, तो फिजिकल में से वो माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ये देखो, प्राइमरी डिपॉजिट 12,000 करोड़ है और इंटरेस्ट कितना है 7,000। तो दोनों जोड़ दो, कितना क्या आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट। ये समझ में आ रहा है ना क्यों जोड़ रहे हैं। अगर तुमको ये लॉजिक पता है कि प्राइमरी कम होता है फिजिकल ज्यादा होता है तो फिर, और उसमें डिफरेंस जो है वो इंटरेस्ट का ही होता है, और फिजिकल डेफिसिट ही हमारा बोरिंग होता है। इसमें बोरिंग पूछता तो भी अपन लोग 19,000 करोड़ बोलते हैं। गवर्नमेंट बजट में इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 10,000, जो कि प्राइमरी डेफिसिट का कितना परसेंट है 40%। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालोगे, जो चीज जितने परसेंट होती है उसके इतने परसेंट से डिवाइड कर दो तो उसका 100% आ जाता है। आ रहा है समझ में। तो 10,000 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, समझ गए ना। 40% मतलब डिवाइड बाई 100, वो ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 बन जा 40, और 40 कितने जा बनता होगा 250, है ना। तो 25,000 हो गया। ये 25,000 क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या है, जोड़ दो इसमें इंटरेस्ट 35,000 का। समझे, है ना। ठीक है, इस डेटा से क्या निकालने बोल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है ना। अब देखो, कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग्स, है ना। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे देखो, सुनो, आपको सब दिया हुआ और कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग दी हुई है, तो एक्सपेंडिचर ऐड कर लोगे, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कर दोगे नेट ऑफ बोरोइंग्स, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर कितना है 210, और रिसीट नेट ऑफ बोरिंग कितनी है 95 और 80, कितना हुआ
175, तो 210 माइनस 175। चलो पहले इसके सीरीज में निकाल लेते। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माने 20। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग्स, तो वही 210 माइनस 175, 35। समझे कि नहीं? फिर क्या बोला? प्राइमरी, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो फिस्कल प्राइमरी है। नहीं आया समझ में? फिस्कल और प्राइमरी निकालना है। चलो करो जरा, फिस्कल और प्राइमरी निकालो जरा। बोरिंग ही फिस्कल डेफिसिट है, 15,000 है फिस्कल डेफिसिट। समझे कि नहीं? और प्राइमरी के लिए क्या करोगे? अबे माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, अब लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट का 25%। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालोगे? 70 माइनस 50, 20, 20 का 25% कितना होगा? 5। समझ में आ रहा है? 5 इंटरेस्ट पेमेंट है, माइनस कर दो इससे, कितना गया? 10,000। ज्यादा जल्दी कर दिया क्या? करो खुद से एक बार। आ गया? सबका आ गया? ये वाला करो। क्या निकालना है इसमें? रेवेन्यू रिसीट, डेफिसिट दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, माइनस कर दो, 8,000 आ गया। बेसिक लॉजिक अगर क्लियर है ना तो 2 सेकंड में आ जाते हैं आंसर। करके देखो एक बार। कितना आ रहा है रेवेन्यू रिसीट? 8,000। फिस्कल डेफिसिट ठीक है।
जिसको ना बने वो पूछता जाए, ठीक है। चलो ये वाला करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट। कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखो प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है तुम्हारे पास। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का डिफरेंस निकाल लो, इंटरेस्ट आ जाएगा। 12 माइनस 5 7, 7 इंटरेस्ट हो गया। अब क्या पूछ रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट में, और रेवेन्यू रिसीट है, तो रेवेन्यू डेफिसिट ऐड कर दो उसमें रिसीट में। 9 और 6 15, 15 का क्या आ गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ तो पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो निकालेगा ना, तब तो, और फिर कैपिटल निकालोगे, फिर उससे टोटल कर देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू, हाँ टोटल रिसीट है अपने पास। हाँ, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। और ये लो ये, अच्छा ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो 16,000, और फिजिकल डेफिसिट इतना है, ठीक है। तो रिसीट में इतना डेफिसिट जोड़ दो, मतलब 12 और 10 22, 22,000 का क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं सॉरी, ये टोटल रिसीट है ना, ये इधर चली जाएगी। टोटल रिसीट माइनस हुई होगी ना एक्सपेंडिचर से, इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 10,000, 16, 16 प्लस 12 कितना? 28 होना चाहिए, 28 तो रहा। क्लियर है? 28,000 का क्या है टोटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल ही लिया, तो माइनस कर दो, कैपिटल आ गया। क्या नहीं निकालते बन रहा हो बता दो। या तो फिर ट्राई कर लो प्रॉपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा डायरेक्टली नहीं निकलेगा ना, पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दो उसमें से, ऐसे निकलेगा ना। नहीं समझे? निकालना बताएं। टोटल रिसीट ये है, और ये फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट कितनी है? 16,000। 16,000 इधर चला गया, कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर? 28,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इससे निकल आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू रिसीट। 6,000 प्लस 9 15, टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब 15 माइनस कर दो, 13 क्या आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रहा। बोलो।
हो गया, बढ़े आगे। चलो अब अगले में देखो क्या निकालना है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, फिस्कल डेफिसिट है नहीं, फिस्कल डेफिसिट भी निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट है और इंटरेस्ट पेमेंट है, नहीं इससे नहीं आएगा। नहीं नहीं, देखो ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों दिए हैं और टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग दिए, इससे इसको माइनस कर दोगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 22 और 15 37, 37 माइनस 20 17,000 का क्या आ गया फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आ गया और रेवेन्यू डेफिसिट निकाल लो, दिए ही हुआ रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 30% ऑफ रेवेन्यू ना, तो 8 3 24। हाँ 2400 माइनस कर दोगे किसमें से, प्लस करेंगे ना, अबे इंटरेस्ट है ना 2400 और फिस्कल डेफिसिट है ना अपने पास, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आया, कर लो अच्छा आराम से फटाफट से। पता है ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हो ना, अगर कहीं भी कुछ एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर रहे हो या कुछ भी, तो अगर तुम्हारे पास 30,000 से ऊपर का फोन है तुमको महंगा दिखाएगा। आईफोन में एक्सपेंसिव है, अब तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, 30,000 से ऊपर के फोन का ही एक्सपेंसिव है, होटल वगैरह बुक कर रहे हैं, सब महंगा आता है। मूवी टिकट बुक कर रहे हैं।
हो गया? नहीं बन रहा? रिसीट कैसे निकालेंगे? नॉन डेट टोटल रिसीट दी हुई है, ठीक है। ठीक है ना? और रेवेन्यू रिसीट निकल जाएगी तुम्हारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट से, हाँ, तो रेवेन्यू रिसीट माइनस कर दोगे, ठीक है? हो गया? देख लो, वैल्यूज चेक कर लो। 13,17 और 14,600। अब अपन एक काम करते हैं, एग्जाम वाले करते हैं, ये एग्जाम का है। रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट निकालो। आ गया? कितना आया? रेवेन्यू 350 हम्म और ये फिस्कल तो दिया है सर। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स क्या कहलाएंगे? अबे ये कैपिटल रिसीट्स हैं बे। नहीं समझे? हाँ, ये कैपिटल रिसीट्स हैं।
क्योंकि ये गवर्नमेंट ने शेयर्स बेचे तो पैसे आए, ये रेगुलर रेवेन्यू थोड़ी है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी कंपनीज के शेयर्स बेचना। तो कैपिटल रिसीट अदर देन बोरोइंग है ना ये, नहीं समझे? कैपिटल रिसीट का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बताओ। देखो, जिससे कोई भी एसेट या लायबिलिटी में चेंज आता है ना, वो चीज कैपिटल कहलाती है। आ रहा है समझ में? कैपिटल रिसीट मतलब कि आपका कोई एसेट कम हो रहा है या आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। नॉन डेट मतलब लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, मतलब एसेट ही कम हो रहा है। तो सबसे कॉमन एसेट क्या है सरकार के पास? सरकारी कंपनी, उनके शेयर्स बेचते हैं तो पैसे आते हैं। ये कोई रेगुलर रेवेन्यू थोड़ी है। रेगुलर रेवेन्यू कौन सा कहलाता है? टैक्स का, डिविडेंड जो गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह का है, वो सब पेनल्टीज और वो जो दुनिया भर का है। ठीक है, अब बताओ। So, 730. हम्म, कितना है? माइनस हो जाएगा ये कैपिटल रिसीट्स फिस्कल डेफिसिट्स। अबे, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट है। हाँ, वैसे ये नेट बोरिंग्स जो है यही तो होगा वैसे। फिस्कल फिजिकल डेफिसिट, हाँ ठीक है चलो। पर ये ऐसे भी आ सकता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। मतलब अगर ये डेटा नहीं दिया होगा तो फिर वैसे करना पड़ेगा ना। मतलब पता तो होना चाहिए ना डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। चलो, ये वाला बताओ। हो गया। रेवेन्यू
फिजिकल क्या बोले? अभी 1530 बोल रहा था, अब देख के 1160 बोलने लग गया है। क्या पागलपन है भाई? देखो इसको जरा, डिसइन्वेस्टमेंट अभी बताया ना। अच्छा सुनो, रिकवरी ऑफ लोन जो है ये भी क्या है? कैपिटल रिसीट। ये भी कैपिटल रिसीट है, पता होना चाहिए, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। हो गया, चलो अब देख लेते हैं मेन, है ना। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो देश का पूरा अगले साल का खर्चा और इनकम बताता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भैया रिसोर्सेज एलोकेट हो जाएं प्रॉपर, रिच और रिच ना हो, पुअर और पुअर ना हो, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब प्राइसिंग एकदम फ्लक्चुएट ना हो, सारे लोगों को सारे गुड्स अवेलेबल हो पाए, और सरकारी कंपनीज जो है उनको ढंग से मैनेज किया जा सके, ठीक है। फिर है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत कॉमन सा क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, क्लियर है ये? उसके बाद फिर क्या है? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, कि कोई स्टेट अच्छा कर रहा है, कोई स्टेट बहुत बुरा कर रहा है, ये सारी रीजनल जो इम्बैलेंस है इसको ठीक करना भी किसका मकसद है? मतलब बजट का वन ऑफ द मकसद आ रहा है सर, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि भैया प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो पाए, एक ये मकसद है, ठीक है। तो बजट में बेसिकली सरकार ये तय करती है कि अगले एक साल में कहाँ खर्चा करना है और वहां से पैसा निकालना है ना। सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्स और नॉन टैक्स, बहुत सारा नॉन टैक्स में कंपनीज क्या और ये सारा बहुत सारा कुछ है, रेवेन्यू होता है और कैपिटल भी होता है, मतलब कि कैपिटलाइजेशन मतलब कि जो भी अपन लोगों ने डिस्कस किया कि सरकारी कंपनी बेच करके लोन ले लो, है ना, कुछ पुराना लोन जो दिया था वो वापस ले लो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो रेगुलर खर्चा है सरकारी कंपनीज का, सैलरीज का, ये सब का। कैपिटल खर्चा मतलब कि लोन वापस करना, आ रहा है समझ में, और कोई कंपनी स्टैब्लिश कर लेना, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के खर्चे हैं जिससे आपका एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज आ रहा हो उसको अपन कैपिटल में वो करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट कौन सी है? जो ना लाइबिलिटी क्रिएट करती है ना एसेट रिड्यूस करती है। जबकि अगर अपन कैपिटल रिसीट बोले तो या तो वो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा या तो वो एसेट रिड्यूस करेगा। तो एसेट रिड्यूस हो रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो कैपिटल रिसीट है, ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट है ना। टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट है, और जिसमें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो प्रोडक्ट पे लगते हैं, जो सबको बराबर लगते हैं, और डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स है, जिसकी जितनी इनकम उस वक्त टैक्स वसूल लेते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू refers to the receipt of government from all sources other than those of tax receipts. Main sources of tax नॉन टैक्स रिसीट क्या है? इंटरेस्ट, जो लोन वोन दिया है सरकार ने, प्रॉफिट्स वगैरह जो सरकारी कंपनीज के हैं,
डिविडेंड भी उसी से मिलता है, फीस फाइन्स चालान वालान काट के, मकान रजिस्टर हुए, स्टैम्प पेपर जो बिके, ये सबसे सरकार को जो मिलता है तो तुम्हारा हो गया नॉन टैक्स। और टैक्स मतलब प्योर ये इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाला है। अब इसके बाद खर्चा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल खर्चा हो गया, समझ में रहे, कुछ भी छोटा मोटा कुछ बना दिया, अगर कुछ भी लॉन्ग टर्म बनाया, कोई ब्रिज बना दिया या कुछ भी, तो वो कैपिटल खर्चा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सैलरी बढ़ गई तो उसका बेनिफिट इमीडिएट होगा, सालों साल नहीं मिलेगा। तो 1 महीने का तुमने लोगों से काम करवाया और उसके बेनिफिट दे दिए, उसकी सैलरी दे दी, ठीक है। कैपिटल expenditure refers to the expenditure that either creates an asset or reduce a liability of the government। क्लियर है? बैलेंस बजट कब होगा? जब टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल जो रेवेन्यू है ना, वो क्या होगा? सेम। टोटल रिसीट, ठीक है ना, गवर्नमेंट रिसीट और एक्सपेंडिचर सेम होंगे तो बैलेंस है। सरप्लस मतलब रिसीट ज्यादा है और डेफिसिट मतलब खर्चा ज्यादा है। अरे समझ नहीं, ओवरऑल बात चल रही है तो रिसीट और एक्सपेंडिचर वर्ड टोटल के लिए यूज होता है। रेवेन्यू और कैपिटल उसका बायफर्केशन है। दो आ रहा है समझ में? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेगुलर खर्चे हमेशा रेगुलर इनकम से कम होनी चाहिए। हम लोग रेवेन्यू में भी डेफिसिट में जो थोड़ा सा गड़बड़ है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि ओवरऑल बजट में उनको जो बोरिंग लेनी पड़ रही है ना, क्योंकि डेफिसिट जितना है वो हम किससे पूरा करते हैं? बोरोइंग से। तो फिस्कल डेफिसिट और बोरिंग एक बराबर हो गई। अब लेकिन फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट भी शामिल होता है। इंटरेस्ट के कारण जो डेफिसिट हो गया, अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट का डेफिसिट अलग कर दूं, मेन डेफिसिट देखो, तो वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डेफिसिट। क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जो बाहर में देना पड़ रहा है, उससे कोई खर्चा देश में कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा, ठीक है। वो जो है वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अब एनसीईआरटी वाले है ना, तो ये आपको आएगा तो करते बन जाएगा क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल डेफिसिट गिव्स द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट गिव्स द बोरिंग रिक्वायरमेंट, है ना। इसको एक्सप्लेन करना है, कर पाओगे इसको? हाँ, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो वही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरिंग। डेफिसिट का मतलब कम पड़ गया, मतलब कि सरकार ने टैक्स से कमाया कम और सरकार ने खर्चा ज्यादा करने का डिसाइड किया है। जब सरकार खर्चा ज्यादा करने का डिसाइड कर रही है तो वो पैसे सरकार को कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो वही जो बोरिंग है उसी का के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो क्या है? एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी लिख लेना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ऑल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, है ना। तो इट मींस फिस्कल डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय डेट क्रिएटिंग कैपिटल receipts. Fiscal deficit is met through borrowing. So it is rightly said that fiscal deficit gives borrowings requirement of the government. Give the relationship between the revenue deficit and the fiscal deficit. And fiscal deficit is a wider term than the revenue deficit. है ना, revenue deficit equals to revenue expenditure minus revenue receipt. तो फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट तो रेवेन्यू ही के उससे होता है कि एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, और फिस्कल डेफिसिट जो है वो टोटल से बनता है, ठीक है ना, कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बस बोरिंग्स छोड़ करके। इसको उल्टे तरीके से अगर अपन लोग निकालें तो रेवेन्यू डेफिसिट में कैपिटल वो ऐड कर दो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। कुछ नहीं, वही फुल फॉर्मूले को 2 पार्ट में तोड़ दिया, कैसे भी तोड़ सकते हो उसको। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है किसमें? फिस्कल डेफिसिट में। क्या पब्लिक डेट से बर्डन आता है? हाँ, ऑब्वियसली बात है। तो पब्लिक डेट से बर्डन आता ही है जब गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस, क्योंकि भैया अब डेट चुकानी है तो उसके लिए पैसे कमाने हैं सरकार को। डेट बाहर से ले लिए, मतलब पॉइंट ये है कि 1 साल मान लो सरकार ने ज्यादा खर्चा कर दिया जनता पे, चुनाव आए तो मान लो ज्यादा खर्चा कर दिया। अब जब जीत गए तो उसके बाद फिर क्या होगा? तो ज्यादा खर्चा किया तो उसको फाइनेंस कहाँ से किया? लोन लेके। तो अब जब जीत गए तब तो 5 साल के लिए, तो फिर अब अगले साल क्या किया? खूब टैक्स लगाया। इससे क्या हुआ? जो पैसे आए उससे अपन डेट चुका रहे। तो डेट एक्चुअली क्रिएट्स अ बर्डन ऑन पीपल। क्यों? क्योंकि डेट तुमने करी 100 रुपए की,
अब चुकाने पड़ेंगे 110, क्योंकि इंटरेस्ट भी लगेगा ना उस पर। अरे समझ में, और वो जितना लंबा डेट जाएगा उतना ज्यादा चुकाना पड़ेगा, हो सकता है 100 का 200 चुकाना पड़ जाए टोटल। समझ में आ रहा है? जो पैसा है वो 5 एक साल में डबल हो जाता है लोन का, जो देने वाला रहता है 5 साल 7 साल ऐसा कुछ रहता है। अगर पूरा आप बाद में करो तो थोड़ा थोड़ा चुकाते जाओगे तो भी बहुत साल में जो है वो लोन चुक पाता है। समझ में आ रहा है? आप जितनी कम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बनाओगे ना, उतना आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। ठीक है, चलो, तो व्हेन डेट इज टू बी रिडीम थ्रू प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए और या तो फिर नई करेंसी छाप दी। अब नई करेंसी से क्या प्रॉब्लम, और करेंसी हो जाती है तो एग्जिस्टिंग करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग वैल्यू की कम वैल्यू कैसे पता लगती है आपको? आपको ये समझ में आता है कि हर चीज क्या हो गई है, महंगी। तो आपके पास जो पैसे हैं उसके कुछ भी खरीद पाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस। परचेसिंग पावर बेसिकली आपकी रिड्यूस हो जाती है ना। इन सच अ केस इट वुड कॉज इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी when public debt is taken for war purposes, तो डेट बहुत अनप्लान्ड मैनर में यूज हो जाती है। क्योंकि भाई देखो, जिससे लोगों के खाने का इंतजाम करना है, चलने फिरने का, प्रोडक्टिविटी का करना है इंतजाम, उन सबसे वॉर मटेरियल बन रहा है। अरे समझ में, तो लोगों का कुछ भला नहीं हो रहा, टैक्स लिए जा रहे हैं और उससे क्या बम बना करके दूसरे के यहाँ फेंकते रहे। अरे समझ में, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही जान का तो नुकसान हो ही रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, फिस्कल डेफिसिट्स क्या, फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन आता है? देखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है कि खर्चा ज्यादा कर दिया अपन ने और ए जैसे मुस्कुरा मत, समझना, मोबाइल रख दे, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो, फिस्कल डेफिसिट से क्या इन्फ्लेशन होता है? हाँ, क्योंकि खर्चा ज्यादा कर रही है सरकार, खर्चा ज्यादा करेगी तो मनी एंड बैंकिंग कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, मनी सप्लाई टोटल बढ़ जाएगा। जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ गए, मनी की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। तो पूरा ऑटोमेटेड है ये सिस्टम, ये अपने आप ऑपरेट करता है, कोई कर नहीं रहा है कि उसने रेट बढ़ा दिए, ये ऑटोमेटेड है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट्स कैन प्रूव inflationary if deficit is financed by printing of new currency। अरे सर, जब भी आप न्यू करेंसी वो करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा इकोनॉमी में, तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इट विल फर्दर वर्सन द सिचुएशन, और बुरी हो जाएगी सिचुएशन अगर न्यू मनी इज यूज्ड टू फाइनेंस द करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, तुम नया पैसा छापो और कोई ब्रिज बना दो तो ठीक है, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में अगर मान लो कि तुमने उसको यूज कर लिया तो क्या होगा, वो सर्कुलेट हो जाएगा बहुत प्रॉपर तरीके से। अरे और अगर ऐसा हुआ तो वो सीधे सीधे क्या करेगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। However, the increase in supply leads to increased supply of goods and services। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मनी सप्लाई दिया तो एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ गई, एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उतनी ही है तो प्राइसेस बढ़ेंगी। पर अगर मान लो गवर्नमेंट के खर्चे से प्रोडक्शन भी बढ़े तो प्राइस नहीं बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अरे सबसे मेन मकसद है, या किसी भी सरकार का मकसद जो होना चाहिए वो ये है कि प्रोडक्शन बढ़ जाए इकोनॉमी में। अगर ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ गया, समझ रहे, तो हर देश, जिस भी देश का जीडीपी ज्यादा है वो फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि फिर जिस भी देश की सप्लाई बढ़ती है ना, उसके रेट नहीं बढ़ते, लेकिन हर व्यक्ति प्रॉस्पर ज्यादा होगा, क्योंकि सेम रेट पे अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब किसी चीज की स्केर्सिटी होती है, चीजों की स्केर्सिटी तभी होती है क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? फर्नीचर महंगा क्यों होगा, फर्नीचर महंगा तब होगा जब खरीदार ज्यादा है इसके और सप्लायर कम। उतनी पर्याप्त मात्रा में अगर मान लो कि इसके प्रोड्यूसर ना हो। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही तो, इसलिए तो खाने पीने की जो चीजें हैं
इसलिए किसान हमारे देश में किस तरीके से चलता है कि भाई एग्रीकल्चर पर टैक्स भी नहीं है और लोन वोन भी जाता है, बहुत सारे लोन माफ वाफ भी कर देते हैं। इसका रीजन सिर्फ एक है कि अगर खाने पीने की चीजों की सप्लाई अगर कम है तो तुम सोचो कि रेट कहाँ पहुंच सकता है इसका, अगर इसकी सप्लाई मेंटेन नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है, हर रोज अनाज का कंजम्पशन है हमारे घरों में। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। न्यू मनी इज यूज फॉर infrastructural activities or other capital projects, then fiscal deficit will not prove inflationary. तो ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे, कैपिटल प्रोजेक्ट्स अगर नहीं होंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन नहीं आएगा। ठीक है ना? डिस्कस द इशू ऑफ डेफिसिट रिडक्शन। तो अब देखो, डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट कैन बी रिड्यूस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। डेफिसिट का मतलब क्या है? खर्चा ज्यादा है, सबसे पहले रिसीट बढ़ाओ, खर्चा कम कर दो। तो टैक्स बढ़ा देंगे, या तो फिर खर्चा कम कर देंगे, है ना? मोर ओवर, प्राइवेट सेक्टर शुड बी एनकरेज टू अंडरटेक कैपिटल प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। तो ये सारा बर्डन फिर सरकार पर ना आए, प्राइवेट पे एनकरेज कर दो कि वो कैपिटल खर्चा करने लग जाए। क्या ही क्लियर है? आ रहा है ये समझ में, है ना? ठीक है, चलो। तो एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले पब्लिक गुड्स होते क्या है? ऐसे गुड्स जो कि जनरल पब्लिक के लिए यूज होते हैं, जैसे कि भंवरताल गार्डन, समझ में आ रहा है? जैसे कि रोड, जैसे कि ये जो नया ब्रिज बन रहा है, ये क्या है? ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, है ना, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। ये गुड्स किसने बनाए हैं? सरकार ने। समझ में आ रहा है? अब जैसे ये फर्नीचर है, ये पब्लिक गुड नहीं है। क्यों? मान लो कि कोई फर्नीचर वाला ऐसे ही प्रोडक्ट बना करके कहाँ रख दे? पार्क में, तो वो क्या है? पब्लिक गुड। समझ में आ रहा है? पर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने खर्चे पर जनता को तो सेवा नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पब्लिक गुड आमतौर पर कौन बनाती है? सरकार। ठीक है, तो सवाल यह है कि पब्लिक गुड्स जो है वो सरकार ही क्यों प्रोवाइड करे? सरकार इसलिए प्रोवाइड करे क्योंकि वही कर सकती है ऐसा, लोगों से टैक्स जो ले रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो वो सरकार के पास ही जा रहा है, बाकी तो हर व्यक्ति जो है वो क्या करेगा भाई? वो जनरल पब्लिक के लिए काम नहीं कर सकता, कितना ही कर लेगा। समझ में आ रहा है? मुकेश अंबानी जैसे लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिनकी अपनी प्रॉपर्टी 20 लाख करोड़ की है तो वो ठीक है। समझ में आ रहा है? बाकी अगर किसी के पास 50-100 करोड़ भी है तो भी वो कोई पब्लिक गुड का कोई बहुत खास काम नहीं कर पाएगा। लोग बहुत हैं, समझ में आ रहा है? पब्लिक गुड का, अब जैसे ये एक ब्रिज बना है, जितना हिस्सा चालू हुआ है नए ब्रिज का, उतना ही 155 करोड़ का है। अरे समझ में? तो ये कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति नहीं बनाएगा। दूसरा, ये जनरल यूसेज का है। समझ में आ रहा है? तो कोई भी व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। अरे ये बात समझ में क्लियर है? ठीक है ना? ये होते हैं पब्लिक गुड। सरकार के द्वारा क्यों प्रोवाइड किए जाने चाहिए? क्योंकि कोई और बनाएगा ही नहीं इनको। ठीक है, अब देखो, नॉन ट्राइवलरस का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक यूज करेगा तो दूसरा नहीं यूज कर पाएगा। क्या होगा? बोल। अरे सर वो बोल रहे टाइम हो गया, बोल रहा तू बोल। अच्छा, जाओ ना, तो जिसको जाना जाओ। एक और क्लास। अच्छा, 4:30 बजे से। ओके, चलो ओवर कर लो। बाय बाय।